अब हम चर्चा करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर नियम का जो है वो व्युत्पन्न हम उसको कैसे करने वाले हैं। स्टार्ट करता हूं मैं। सेम उसी तरीके से मान लो कोई प्रारूपिक अभिक्रिया हमारे पास है और वो जो प्रारूपिक अभिक्रिया है वो है रिएक्टेंट बना रहा है प्रोडक्ट। T = 0 पर हम मान लेते हैं कि रिएक्टेंट R 0 है, प्रोडक्ट है नहीं। T टाइम पर हम क्या मान रहे हैं, T टाइम पर हम मान रहे हैं कि इसकी RT कंसंट्रेशन और ये जो बनेगा वो बनने वाला है R0 - RT। तो प्रथम कोटि की परिभाषा से हम क्या लिखेंगे, जानते हो प्रथम कोटि की परिभाषा क्या है। प्रथम कोटि की परिभाषा थी कि किसी भी अभिक्रिया की दर, इसकी परिभाषा है किसी अभिक्रिया की जो दर है वो समानुपाती होनी चाहिए क्रियाकारक की सांद्रता की प्रथम घात के, क्योंकि पावर जो आती है वही तो कोटि होती है। तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर को मैं किसे लिख सकता हूँ, -dR/dt। क्रियाकारक के पदों में भी दर को लिख सकता हूँ और उत्पाद के पदों में लिख सकता हूँ। मैं क्रियाकारक के पदों में लिख रहा हूँ, इसी से डेरिवेशन करेंगे। समानुपाती की जगह बराबर का चिन्ह लगा देंगे। के ये प्रथम कोटि का था, केवल लिख लेता हूँ, रिप्रेजेंटेशन और कुछ नहीं। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है और ये जो इक्वेशन आई है इसको हम कहते हैं अवकलित दर नियम। ये इसकी अवकलित दर नियम है। अब इस दर नियम में ये जो वेग है ये वेग अवकलित वेग है, तात्क्षणिक वेग है, किसी क्षण का वेग है। कौन से क्षण का वेग है, जिस क्षण की सांद्रता दी गई हो। शुरू वाली सांद्रता दी गई तो शुरू का वेग है, टी टाइम की सांद्रता लिखी गई तो टी टाइम का वेग। समझ में आ गई। अब अगर मेरे को ये वेग चाहिए, कौन से वाला, ये अवकलित वेग चाहिए, तो उस अवकलित वेग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका निकालने के लिए या तो हम ग्राफी विधि से निकालेंगे या कंसंट्रेशन को के से गुणा करेंगे। ये के कैसे, के की वैल्यू कहां से आएगी, तो इस के को कैलकुलेट करने के लिए तो समाकलन करना है। तो अब हम इस इक्वेशन का समाकलन करने वाले हैं। समाकलन करने से पहले मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं -dR डिवाइडेड बाई, इसको यहां ले लेते हैं R = K1 dt। ओके, ये जो है इसकी इक्वेशन 1 दे रहा हूं। समीकरण 1 का समाकलन करने पर इसका समाकलन आप कैसे करोगे वो देख लो। इसका समाकलन करने पर क्या होने वाला है, -dR डिवाइडेड बाई R = K1 और ये क्या हो जाएगा dt। ओके, अब यहां क्या हो जाएगा, इसका जब आप समाकलन करोगे तो -dx/x, ये माइनस log x होने वाला है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, -ln R लिख सकता हूं, log R हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा K1t। यहां हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है और साथ में हमें एक समाकलन नियतांक भी मिलने वाला है। बिना लिमिट के हमने किया है इसलिए यहां समाकलन नियतांक आने वाला है। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, समाकलन नियतांक की वैल्यू तो निकालनी है। समाकलन नियतांक की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन को कोई नंबर दे दो। पहले तो इस इक्वेशन को मैं 2 दे देता हूं और यहाँ t और r की वैल्यू पुट कर लेते हैं। t 0 होता तो, अगर t 0 हो, यदि t की वैल्यू मैं 0 ले लूं, t 0 होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, R0। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको मैं क्या लिख दूंगा, उस कंसंट्रेशन को मैं लिख दूंगा, ये हो जाएगी R0। उसकी जगह मेरे को R0 पुट करना पड़ेगा और अगर R0 पुट करना पड़ेगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, -ln R0। टी टाइम पर कंसंट्रेशन को RT माना हमने तो ये RT है। ठीक है, आप यहाँ पर T पुट कर सकते हो, ये टी टाइम की कंसंट्रेशन है। टी टाइम की कंसंट्रेशन को हमने RT लिखा है। अब स्टार वाली जो कंसंट्रेशन उसको हम R0 लिखेंगे तो इसकी जगह R0 पुट कर दिया, K1 * टाइम 0 हो गया और C जो था तो वो हमें कैलकुलेट करना है तो ये C हो गया। तो C की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -ln R0।
आगे के सी की वैल्यू को पुट कर देंगे हम, क्या बन जाएगा ये, इट बिकम्स माइनस एल एन आर टी इज इक्वल टू K1 T माइनस एल एन आर जीरो। अब हम इसको क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे इसकी साइड में, तो ये क्या हो जाएगा K1 T इज इक्वल टू एल एन आर टी, सॉरी ये साइड में आएगा तो प्लस में होगा और इस साइड में प्लस आएगा तो प्लस में आर जीरो हो जाएगा माइनस ये वाला क्या रह जाएगा एल एन आर टी, ये टी टाइम की कंसंट्रेशन समझ आ गई ये कहानी। तो यहां से एक नई इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं K1 T इज इक्वल टू एल एन आर जीरो डिवाइडेड बाई आर टी। क्यों लिख सकते हैं ऐसे, ये आप लॉग का रूल जानते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, उसको लॉग ए बटे बी लिख सकते हैं। तो एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। और आगे चलोगे तो मैं इसको टी को साइड में ले जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा K1 इज इक्वल टू 1 बाई टी एल एन आर जीरो डिवाइडेड बाई आर टी। ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई, बहुत अच्छी इक्वेशन आ रही है। 2 दे दिया था, इसको 3 दे दीजिए, ये 4 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अगर log बेस को log बेस 10 में कन्वर्ट करें तो K1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी और ये log हो जाएगा तो R0 डिवाइडेड बाई आर टी। ये आपको K कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए बताओ आप। तो आपको पता होना चाहिए शुरू में कितना था, शुरू में रेट टाइम कितना लिया था, टी टाइम के बाद में कितना बच गया और इसमें टाइम कितना, 3 चीजें चाहिए शुरू में, फिर टी टाइम के बाद में कितना बचा और वो टाइम क्या। 3 बातें पता हो तो आप क्या निकाल सकते हो, के कैलकुलेट कर सकते हो। ये बहुत ही फेमस इक्वेशन जो हमें ध्यान रखनी है, ध्यान रख। अब यहां से देख लीजिए आप, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हम एंटीलॉग लेते हैं तो क्या आने वाला है, इस साइड के एंटीलॉग में लूंगा, एंटीलॉग ले रहा हूं मैं इसका, एंटीलॉग लेने में आप एक्सपर्ट हो ये मानते हुए, अगर आप इसका एंटीलॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड का लॉग हट जाएगा, लॉग हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा R0 बाई आर टी, और इसका एंटीलॉग लेंगे तो इसकी बेस E है तो ये E की पावर में चला जाएगा, E की पावर क्या हो जाएगी K1T। समझ में आ गई कहानी। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं तो ये क्या हो जाएगा RT बाई R0 इज इक्वल टू E की पावर माइनस K1T, वह माइनस साइन आ जाएगा रिवर्स करते ही। तो मैं ये क्या लिख सकता हूं RT इज इक्वल टू R0 E की पावर माइनस K1T। इसका मतलब क्या है, टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो वो चरघातांकी रूप से बदलने वाली है। यहाँ इसे विल्हेमी समीकरण बोलते हैं। कौन सी समीकरण है ये, विल्हेमी समीकरण। इसको आप फिजिक्स में ही पढ़ने वाले हो, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, रेडियोएक्टिविटी जो पॉइंट आएगा वहां, क्योंकि रेडियोएक्टिव रिएक्टेंट प्रथम को टेपिंग क्रिया का अनुसरण करती है, तो वहां भी आप इसको देखने वाले हो। तो यहां से एक चीज और अपन ने नोट कर ली है। अब यहां से हम कर्व भी प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं बहुत सारे। कैसे बना सकते हैं, इस इक्वेशन से मैं कर्व प्लॉट करना चाहूं तो पहले तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। मैं इसको इस साइड में ले जाता हूं, क्योंकि सांद्रता में और टाइम के बीच में तो कर्व प्लॉट करेंगे। ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन, ये तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो हम एक तो टी और एक कंसंट्रेशन इसके ऊपर, टी बदलेगा तो कौन बदलेगा, आर टी बदलेगा, तो इन दोनों के बीच में कर्व प्लॉट करना है। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, रीएडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, log RT इज इक्वल टू, ये ठीक है, इसको मैं साइड में ले गया, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा ln R0 माइनस K1T। आगे का नहीं समझ में। तो यहां से आप कर्व प्लॉट कर सकते हो। क्या कर्व प्लॉट कर सकते हो, इसको कौन सी एक्सिस पर ले लूं मैं, इसको मैं ले लेता हूं y एक्सिस पर, कहानी आगे समझ में। और इसको मैं कौन सी एक्सिस पर ले लेता हूं, x एक्सिस पर, y बराबर mx माइनस mx प्लस c, ये वाली इक्वेशन बन गई है। ये इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा और ये इसकी क्या हो जाएगी, स्लोप। बहुत एक्सपर्ट हो आप, ग्राफ वाले मामले में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, ln t टाइम की कंसंट्रेशन,
और यहां पर हम क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन करवाएगा नेगेटिव स्लोप के साथ। इसका इंटरसेप्ट क्या आने वाला है, इंटरसेप्ट आ रहा है log r0, ठीक है। और इसकी जो स्लोप आने वाली है वो स्लोप किसके इक्वल आने वाली है, वो स्लोप आने वाली है k1 के इक्वल। स्लोप k1 है इसमें। तो यहां से इस इक्वेशन से भी आप कर्व प्लॉट कर सकते थे। अगर आप चाहो तो इस इक्वेशन से भी कर्व हम प्लॉट कर सकते हैं। इस इक्वेशन से कैसे कर्व प्लॉट होगा, इसको तो हम क्या मान लेते हैं, y एक्सिस पर ले लेते हैं और इसको x एक्सिस पर ले लेते हैं। तो यहां से भी कर्व प्लॉट हो सकता है। ये जो कांस्टेंट है ये तो स्लोप रहेगी ना, तो स्लोप वाले के साथ जो भी वैल्यू है, जो चर राशि है, उसको तो x पर ले लेता हूं मैं, t को तो, और y पर किसको ले लेता हूं मैं, ln r0/rt, इसको मैं यहां पे ले लेता हूं। ओके, आएगा नहीं समझ में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिना किसी, इसके साथ जो स्लोप आ रही है पॉजिटिव है और अंतःखंड है नहीं, तो जीरो अंतःखंड के साथ एक स्ट्रेट लाइन हमें को मिलने वाली है। ये जो है इसकी स्लोप किसकी इक्वल होने वाली है, इसकी स्लोप इक्वल होने वाली है k1, तो फर्स्ट ऑर्डर का है। तो यहां से आप कर्व प्लॉट कर सकते हो। अब चाहो तो यहां से भी कर्व प्लॉट कर सकते हो। कैसे कर्व प्लॉट कर सकते हो, इसको दोबारा से हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इस साइड में ले लो। तो ये लिखा जा सकता है log r0/rt। कई बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आते हैं तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। इज इक्वल टू k1t डिवाइडेड बाई 2.303। इसको मैं y एक्सिस पर ले लेता हूं, ये y एक्सिस पर आ जाएगा, और टाइम को किस एक्सिस पर ले लेता हूं, इसको मैं x एक्सिस पर ले लेता हूं। तो कर्व प्लॉट क्या बनने वाला है, कर्व क्या बनने वाला है, कर्व हमारे पास आएगा, y पर ले लिया मैंने log r0/rt, x पर क्या ले लिया मैंने, t ले लिया, k ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू द k1/2.303, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो log के रेस्पेक्ट में ले रहे हो तो 2.303 आएगा, और अगर आप ln के रेस्पेक्ट में ले रहे हो तो ये केवल k1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए फाइनली जो काम करना था वो क्या करना था, फाइनली में काम करना था वो ये करना था कि k1 कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन निकालनी थी। निकाल लिया आपने, यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे, और ये रेट कांस्टेंट निकाल करके k1, और इस k1 की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, जो शुरू में हमने बात की थी, इस k1 की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर। वो जो k1 है उसको यहाँ पुट करके जिस टाइम की भी कंसंट्रेशन हमें देंगे उस टाइम का आप तात्क्षणिक वेग निकाल करके दे दोगे। तो k1 पहले निकाल करके लाओगे, और k1 निकालने के लिए किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ उसको, k1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log, एक तो शुरू की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए और एक टी टाइम की कंसंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए। ये दोनों बताओ, टाइम बताओ, तो आप वहां से क्या निकालोगे, k, और k एक बार निकल गया तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, किसी भी समय की सांद्रता पता कर सकते हो। मान लो आपको क्वेश्चन दे दें कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, शुरू में इसकी कंसंट्रेशन 0.5 m है, 10 मिनट के बाद में, कितने मिनट के बाद में, 10 मिनट के बाद में इसकी कंसंट्रेशन 0.3 m होगी। तो यहां से क्या कर सकते हो, शुरू की कंसंट्रेशन कितनी पता चल गई आपको, 0.5, टी टाइम के बाद की 0.3, और टाइम कितना, 10 मिनट। तो क्या निकालोगे, k। अब वो आपसे पूछ ले कि 10 मिनट बाद का वेग बताओ, 10 मिनट बाद का वेग बताना हमें, तो वेग बताने के लिए तो यही समीकरण काम है। तो जिस क्षण का आपको वेग बताना है उस क्षण की सांद्रता लिख दो। कितनी सांद्रता लिख दूंगा मैं यहाँ, इसको उठा करके यहाँ 0.3 लिख दूंगा, और k चाहिए, k आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो हम सोल्व कर सकते हैं। वो ये भी कर सकते हैं कि 0.3 में इसकी कंसंट्रेशन कर 0.2 एवरेज है, तब ही बताओ। तो k तो आपने जो एक बार निकाल लिया वो फिक्स रहना, कंसंट्रेशन जब किसी भी टाइम की, जिस किसी भी टाइम की कही जाती है वो कंसंट्रेशन आप यहाँ पुट कर सकते हो, और उस कंसंट्रेशन के लिए आप दर कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपने k1 कैलकुलेट करने का बहुत फेमस फॉर्मूला है, एक बार फिर से तो रिपीट कर देता हूं, k इज इक्वल टू 2.303/t log स्टार्ट में कितना था, t टाइम के बाद कितना बचा, दोनों बातें बताओ ना, बहुत जरूरी है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं इस चीज को लेकर के। मान लो कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में।
बड़े ध्यान से इसको देखना। इसमें t इज इक्वल टू 0 पर आपको कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए थी, वो थी R0, और t टाइम पर, t समय पर क्या कंसंट्रेशन है ये आपको दे दी जाती RT1, और फिर आपसे k कैलकुलेट करवाया जाता। तो क्या आप कैसे कैलकुलेट कर लेते, k कैलकुलेट कर लेते 2.303 डिवाइडेड बाई t, लोग स्टार्ट की कंसंट्रेशन क्या है R0, t टाइम के बाद की कंसंट्रेशन क्या है RT, ओके, t टाइम के बाद की RT, शुरू के दे दे, t टाइम के बाद के दे दे और टाइम दे दे, तो हम वहां से क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, हम वहां से कैलकुलेट कर लेंगे k की वैल्यू। बट अगर किसी क्वेश्चन में, अब मैं यहाँ एक स्पेशल केस दे रहा हूं, अगर R0 जो है ये नहीं दिया गया हो, अगर प्रारंभिक सांद्रता नहीं, R0 नहीं दिया गया, अगर R0 की वैल्यू नहीं दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में T1 टाइम पर उसकी कंसंट्रेशन क्या है वो दे दी, और फिर उसी रिएक्शन को T2 समय के बाद में दोबारा स्टडी की गई, और T2 समय बाद में उसकी कंसंट्रेशन क्या है ये पता कर ली। तो ध्यान दीजिए, आपको शुरू में कितना था ये नहीं दिया गया, शुरू में उसको उसके कंसंट्रेशन का पता करना कितना डाला वो भूल गए, फिर थोड़ी देर बाद भी याद आया, तो T1 टाइम के बाद में याद आया, वहां की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली, वो RT1 है, फिर थोड़ी देर बाद में T2 के बाद में दोबारा काउंट कर लिया RT2 है। तो अगर दो डिफरेंट टाइम इंटरवल पर हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे देते हैं, किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की, कब, दो भिन्न समय अंतरालों पर, तो फिर हम अंतराली समीकरण के द्वारा, कौन सी समीकरण के द्वारा, अंतराली समीकरण के द्वारा k कैलकुलेट कर सकते हैं। आएगा नहीं समझ? तो अब हम अंतराली समीकरण का डेरिवेशन सीखने वाले हैं। स्टार्ट कर दूं मैं। अब आपको पता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखा जा सकता है, k कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता है, k कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला ये है, तो t का क्या आ जाएगा, t को मैं यहां ले लेता हूं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो t का फॉर्मूला है वो मैं ये लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k log R0 बाई RT, ओके। अब इस इक्वेशन को मैं T1 टाइम पर क्या लिख दूंगा, उस रिएक्शन को होते हुए T1 जो टाइम हुआ था उस पर हम क्या लिख देंगे, T1 समय पर मैं इसको लिख दूंगा T1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के, शुरू में जो लिया था वो कौन है, R0 पता ही नहीं कितना है, T टाइम बाद कितना है पता है, RT1 है, और T2 समय के बाद इस इक्वेशन को मैं क्या लिख दूंगा, T2 समय पर आप देखोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी T2 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के एंड log R0 बाई RT2। कोई टेंशन इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा लिखा है मैंने, दोनों टाइम पर उसके लिए जो फर्स्ट ऑर्डर की समाकलित दर नियम वो मैंने लिख दिए। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इंटरवल इक्वेशन को डेराइव कर रहे हैं हम, तो यहाँ से क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ से मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, क्योंकि T2 की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। ध्यान से देखिएगा, इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ कॉमन आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा log R0 डिवाइडेड बाई RT2, और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि माइनस T1 है तो ये माइनस में आएगा log R0 डिवाइडेड बाई RT1। समझ में आ गई क्या कहानी। आगे इसको करते हैं, log A माइनस log B कैसे सोल्व होगा, log A बटे log B, ये वैल्यू जो थी ये पूरी वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, तो R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा और RT1 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के log RT1 डिवाइडेड बाई RT2। समझ में आएगी चीज, और यहां से k कैलकुलेट कर लोगे, R0 हट गया के उस इक्वेशन में से, ये जो समीकरण आप निकाल करके ला रहे हो यही इंटरवल इक्वेशन है, यही अंतराली समीकरण है, इसको हम इंटरवल इक्वेशन बोल रहे हैं। कहानी समझ में आ गई क्या, कैसे इंटरवल इक्वेशन अंतराली समीकरण को डेराइव करोगे, बिल्कुल सिंपल है। दोनों अलग अलग टाइम के लिए T1 और T2 के लिए क्या करना है आपको,
T1 और T2 के लिए इक्वेशन दोबारा लिखनी है और फिर T2 में से T1 को माइनस कर देना है। ऐसे करते ही आप अंतराली समीकरण लिख लोगे। अब अगर T1 टाइम, ये जो T1 टाइम है, इस T1 टाइम के लिए हमें कंसंट्रेशन दे दे, T2 टाइम की कंसंट्रेशन दे दे, आप इस इक्वेशन को काम में ले ले। लेकिन कई बार क्या होता है, T1 और T2 टाइम पर कंसंट्रेशन नहीं देते, वो क्या दे देते हैं, वो ये बता देते हैं कि T1 टाइम पर ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए T1 टाइम पर रेट, इसकी कंसंट्रेशन पता नहीं है, लेकिन इस T1 टाइम पर जो रेट है वो पता है। T1 टाइम की रेट बता देते हैं कि इस टाइम पर ये डिग्री इस रेट से चल रही है और T2 टाइम पर इस रेट से चल रही है। तो अगर रेट दी हुई हो, कंसंट्रेशन ही दे रखी हो, क्या दे रखी हो, रेट दे रखी हो, तो जो कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, रेट, जो रेट लो था, जो दर नियम था, दर नियम से हम क्या समझते हैं, दर नियम ये कहता है कि किसी भी समय की रेट, जैसे T1 समय की रेट, ये किसके समानुपाती है, T1 समय की कंसंट्रेशन के। और फर्स्ट ऑर्डर है तो ऊपर पावर क्या जाएगी 1। समानुपाती जो चिन्ह है, इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे हम, तो समानुपाती चिन्ह की जगह क्या लगा देंगे, समानुपाती की जगह बराबर, और कांस्टेंट क्या लग जाएगा, K1। ठीक है। अब इसी रिएक्शन के लिए T2 टाइम के लिए रेट क्या जाएगी, RT2। कांस्टेंट हो ही रहने वाला है, कंसंट्रेशन बदलने से कांस्टेंट बदलेगा नहीं, RT2 की पावर 1। समझ में आ गई कहानी। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, तो RT1 बाई RT2 की जगह लिख सकते हो आप RT, कैपिटल RT1 T2, यानी सांद्रता का अनुपात दर के अनुपात के बराबर है। यानी जहां कहीं भी सांद्रता का T1 और T2 समय का अनुपात लिखा हुआ है, वहां उस समय की दरों का आप अनुपात लिख दीजिए, वो भी बिल्कुल सटीक बैठेगा। और इसे मैं यहां पुट कर देता हूं, और इसे अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो मेरी इक्वेशन बननी है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K इन log RT1 रेट ऑफ T1 टाइम एंड डिवाइडेड बाई रेट ऑफ T2 टाइम। समझ में आ गई क्या कहानी? बिल्कुल आसान चीज है ये सारी, कहीं कोई टेंशन नहीं है। यहां से आप कर्व भी प्लॉट कर सकते हो आप चाहो तो। इसका समय ये जो है, इस कर्व, ये जो समीकरण, इसे आप कर्व की फॉर्मेशन भी कर सकते हो, ग्राफ बन सकता है। एक साइड में आप इसको ले लीजिए, क्योंकि ये वेरिएबल है, एक साइड इसको ले लीजिए और ये इसका क्या रह जाएगा, स्लोप रह जाएगा। तो इस तरीके से आप इससे कर्व भी बना सकते हो। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। नीट 16 या 17 के आसपास एक न्यूमेरिकल सीधा पूछा हुआ है, RT1 और T2 की वैल्यू दी गई थी, 16 में या तो या 15 में, तो वहां RT1 और T2 की वैल्यू दी गई थी और आपको K पूछा गया था। K क्या, हाफ लाइफ पूछी गई थी। तो मैं अगली बात कर लेता हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की। अर्धयुकाल, अर्धयुकाल की बात करते हैं। अर्धयुकाल आपको बता ही दिया था मैंने, क्या होता है अर्धयुकाल। अर्धयुकाल हमारा था किसी भी रिएक्शन में जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए शुरू में कुछ ना कुछ तो लेते ही हो। शुरू में जो रिएक्टेंट लिया वो R0 है। ये जो प्रारंभ में लेते हो इसका आधा बचने में, आधा कितना होगा, R0/2। इसमें जो टाइम लग जाता है, जो समय लग जाता है, उस समय को हम क्या लिख देते हैं, उसको T आप लिख देते हो। अर्धयुकाल क्या है, किसी भी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में लगने वाला समय। सन्निकटन भी बढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ देखिए आप, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो समाकलित दर नियम थी, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए समाकलित दर नियम का क्या मामला चल रहा था, वो चल रहा था K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T एंड log R0 डिवाइडेड बाई RT। अर्धयुकाल के टाइम पर अगर आप T हाफ की बात करेंगे तो अर्धयुकाल पर, अर्धयुकाल पर क्या होने वाला है, अर्धयुकाल पर T की जगह आप क्या लिख दोगे, T हाफ। जो T है, जो टाइम हो, तो T हाफ हो जाता है। और उस T हाफ के बाद बचता कितना है, उसको हमने क्या लिखा था, RT। बचा हुआ है ना ये, तो RT कितना बचता है, शुरू का आधा बचता है। तो इसको आप यहाँ पुट कर दो और ये जो है इसको आप यहाँ पुट कर दो, कर दोगे पुट आराम से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाने वाला है K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T हाफ। हो गया ये log R0 डिवाइडेड बाई R0/2। R0 से R0 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा। K becomes 2.303 डिवाइडेड बाई T हाफ
एंड log 2, और आप जानते हो log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से k इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई t हाफ। सो t हाफ बिकम्स 0.693 डिवाइडेड बाई k। बहुत ही फेमस इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की। अर्धविभाग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाई k। कैसे यहाँ डेरिवेशन आपने देख ली है, और यहाँ से एक बहुत अच्छा कंक्लूजन आपने निकाला कि टी हाफ कैलकुलेट करने वाले फॉर्मूले में इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं भी नहीं आ रही है, यानी शुरू में कितना ही ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्धकाल का समय हमेशा प्रथम कोटि में नियत रहता है। मैं फिर से बता देता हूं, अब हम कंपेयर कर रहे हैं, एक साइड में ले रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक साइड में ले रहे हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो है जिसमें दर सांद्रता बदलने से बिल्कुल भी नहीं बदलती, सांद्रता की शून्य कोटि के समानुपाती है। जबकि फर्स्ट ऑर्डर क्या है? जिसमें दर सांद्रता की प्रथम कोटि के समानुपाती है। सांद्रता बढ़ाओगे दर बढ़ जाएगी, या सांद्रता बदलोगे तो दर नहीं बदलेगी। स्पीड फिक्स है, इसमें स्पीड बदलती है, और इसलिए स्पीड फिक्स है, इसलिए टाइम बदल जाता है। अर्धायु का ज्यादा टाइम लगेगा अगर आपने क्रिया कार्य की सांद्रता ज्यादा ली है। बड़ा रोचक सा मामला है। इसमें अर्धायु काल बदलेगा क्योंकि समय बदलेगा, आधा खत्म होने में लगने वाला समय बदलेगा, सांद्रता ज्यादा ले ली तो। क्यों बदलेगा समय? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड नहीं बदल रही तो ज्यादा टाइम लगेगा अगर सांद्रता ज्यादा ले ली तो। और इसमें स्पीड बदल जाती है, ज्यादा आप सांद्रता लेते हो तो तेजी से काम हो जाता है, तो टाइम उतना ही लगता है। तो इसके लिए T हाफ इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 0। दोनों में देख लिए बड़ा अच्छा सा संबंध है। इसमें T हाफ सांद्रता पर निर्भर करती है, इसमें रेट सांद्रता पर निर्भर करती है। इसमें रेट निर्भर नहीं कर रही थी तो इसका T हाफ डिपेंड नहीं कर रहा था कंसंट्रेशन पर। रिएक्शन में लिखा हुआ जाता है कभी क्रिया का अर्धयुकाल सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, मतलब वो प्रथम कोटि है। अर्धयुकाल सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, और अगर लिखा हुआ जाता है दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, इसका मतलब वो शून्य कोटि अभिक्रिया है। और अच्छे से समझ लो कैसे। सपोज जो पहले वाला एग्जाम्पल था उसको रिपीट कर देता हूं। यहाँ पर हमने 50 मोल पर लीटर लिए और यहाँ पर हमने 10 मोल पर लीटर लिए। ठीक है, अब अगर यहाँ की स्पीड 1 मोल पर मिनट है, ध्यान दीजिए कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर ये 1 मोल पर लीटर है तो ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ की कंसंट्रेशन हम 10 मोल ले रहे थे, उसमें ये 1 मोल के हिसाब से चल रहा था, 1 मोल पर लीटर पर मिनट। अगर ये इसकी रेट थी, 1 मिनट में 1 मोल जा रहे थे, तो यहां इससे आपने 5 गुना ज्यादा लिया है, 5 गुना ज्यादा लिया है, इससे 5 गुना ज्यादा लिया है, तो स्पीड इससे 5 गुना ज्यादा है, 5 मोल पर लीटर पर मिनट। कंसंट्रेशन 5 गुना ज्यादा है, रेट 5 गुना ज्यादा है। कौन से ऑर्डर में? फर्स्ट ऑर्डर में। जबकि जीरो में क्या हुआ था? ये बनता था, ये भी बनता। यह कंसंट्रेशन बढ़ाई आपने, उस स्पीड से, उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड भी बढ़ गई। अब टी हाफ क्या होता है? इसका आधा, आधा कितना? 5 ही रहना चाहिए। इसका मतलब 5 को उधर भेजना है, और 5 को उधर भेजना कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट में 1 जा रहा है तो 5 मिनट में 5 जाएंगे। तो इसका जो टी हाफ आने वाला है वो क्या आने वाला है? वो 5 मिनट आने वाला है। या इसका टी हाफ क्या होगा? 50 का आधा हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 25 हो जाना चाहिए। और 25 हो जाना चाहिए तो कितना चला जाना चाहिए? 25 चला जाना चाहिए। कितना टाइम लगेगा? वो टी हाफ। तो बताइए कितना लगेगा? 1 मिनट में जा रहा है 5, तो 5 के लिए 1 मिनट लगेगी, 25 के लिए 5 मिनट लगेगी। तो ये लो 5 मिनट आंसर आ गया। तो टी हाफ देखिए, 50 से चालू करोगे तो भी 5 मिनट, और 10 से चालू करोगे तो भी 5 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बहुत ही खास बात, बहुत खूबसूरत बात है कि आप रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक स्टूडेंट 10 मोल पर लीटर से स्टार्ट कर रहा है, एक 100 मोल पर लीटर से स्टार्ट कर रहा है, एक 1000 मोल पर लीटर से स्टार्ट कर रहा है, 10,000 मोल पर लीटर से स्टार्ट कर रहा है, और एक 1 मोल पर लीटर से स्टार्ट कर रहा है। अब बताओ इसका इनमें आधा खत्म होने में लगने वाला समय, इसका आधा कितना हुआ? 10,000। 5,000 को इसको जो है वो उत्पाद बदलना है, इसके 50 से उत्पाद बदलने, इसके 5 बदलने, इसका तो आधा ही बदलना है। इसके आधे को उत्पाद में लगने में
अगर 2 मिनट लगते हैं इस अभिक्रिया का आधा ही और यहाँ 2 मिनट आता है तो यहाँ भी 2 मिनट ही आएगा। अगर आप 1 मोल लोगे तो 2 मिनट में आधा हो जाएगा, और अगर 10,000 लोगे तो भी 2 मिनट में आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सांद्रता बढ़ाते ही स्पीड बढ़ जाएगी, उसी रेशियो में स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए हाफ लाइफ उसकी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो बहुत अच्छे से इस बात को सीख ले, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कांस्टेंट है। कौन से में? फर्स्ट ऑर्डर में। और ये तो कौन से ऑर्डर की बात होगी? ये फर्स्ट ऑर्डर की बात होगी। और जीरो ऑर्डर में? जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट है, रेट कंसंट्रेशन से चेंज होने वाली नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गई। अब एक और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जो चीज है फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई गैसीय अभिक्रिया हो रही हो तो यहां से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे बनते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। ये गैसीय अभिक्रिया कौन सी वाली? प्रथम कोटि की। उसके लिए अगर आपको कोई इंटीग्रेटेड रेट लॉ यानी समाकलित दर नियम बनानी हो तो, क्योंकि गैसीय अभिक्रिया तो दाब लेना पड़ेगा, तो वहां क्या करेंगे वो देखो। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, उसमें 2A जो है वो टूट करके B+3C बना रहा है। ध्यान से देखते जाना, ये A क्या है? गैस है। BB क्या है? गैस है। और CP क्या है? गैस है। T बराबर 0, जब मैंने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया T=0 था, तो उस समय उसमें B तो था नहीं, न C था, जो भी था वो A था, और A का जो भी प्रेशर था वो P0 था। शुरू में जो भी प्रेशर था वो A का था, वो P0 था। P0 एटमॉस्फेयर लिया मैंने उस चैम्बर में, उस बॉक्स के अंदर जिसमें ये रिएक्शन चल रही थी। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख लेते हैं? अब T टाइम पर, T समय पर A का कितना बच गया? नहीं पता। B का कितना हो गया? नहीं पता। C का कितना हो गया? नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमें तो इस अंदर सारी गैसों का एक साथ, जब आप यहां से दाब मापी से दाब मापोगे तो अंदर की सारी गैसों का दाब आएगा। तो अभी क्रिया को देख, टी टाइम हो गया। टी टाइम के बाद में यहाँ का पी टोटल कितना है, जो किस किस के बराबर रहेगा? जिसमें ए का दाब भी आ जाएगा, जिसमें बी का दाब भी आ जाएगा, और जिसमें सी का दाब भी आ जाएगा। ये गिवन होता है, टोटल गिवन होता है। हमें टी टाइम पर इसके भी नहीं पता, इसके भी नहीं पता, इसके भी नहीं पता, टोटली पता होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है? देखिए अगर इसका P0 है तो टी टाइम पर P0 तो रहेगा नहीं, इसमें से कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से माइनस कर दो कि मान लो इसका 2x कम हो गया, तो इसका बच गया P0 - 2x। अब अगर इसका 2x कम हुआ है तो इसका कितना नहीं आएगा? इसका आ जाएगा x, आगे इसका x, और इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 3x एटमॉस्फेयर। तो टी टाइम के बाद में इसका शुरू में ये था, टी टाइम के बाद में ये बच गया। तो यहाँ क्या करेंगे? हम गैसेस रिएक्शन के चल रहे हैं, यहाँ के लिए अगर मेरे को K कैलकुलेट करना है तो K कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? 2.303 /T। ये होगा ना। लोग शुरू में क्या सांद्रता थी? सांद्रता नहीं, दाब तो दाब, ग्राम तो ग्राम, क्योंकि ये तो लीटर से लीटर कट जाएगा, अनुवार से अनुवार कट जाएगा, सेम ही तो बताते रहता है। इसलिए शुरू के ग्राम लास्ट के ग्राम दे रखे, ग्राम लिख दो। शुरू का दाब लास्ट का दाब दे रखा है, दाब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका शुरू का दाब कितना है? P0। टी टाइम के बाद का दाब कितना है? बचा हुआ कितना है? P0 - 2x। ये लो, ये इसके लिए समाकलित दर नियम हो गई। ये समाकलित दर नियम, शुरू का दाब लिखना था और टी टाइम के बाद का दाब लिखना था। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया होता है एक तो शुरू का दाब, ध्यान देना, एक हमें दिया होता है शुरू का, कोई दिक्कत नहीं हो तो यहाँ रखेंगे और सॉल्यूशन कर लेंगे, और एक दिया होता है टी टाइम के बाद का। यानी हमारे पास P0 और PT है, P0 और PT इस फॉर्मूले में होना चाहिए। अब यहाँ P0 तो है फॉर्मूले में, लेकिन PT नहीं, उसकी जगह कौन है? X। तो हमें X नहीं चाहिए, हमें PT चाहिए इसकी जगह। तो यहाँ जवाब कर लेंगे। अभी आपको पता है PT कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? A का दाब, A का दाब कितना माना आपने टी टाइम पर? इसका माना आपने P0 - 2x, ये माना है। B का दाब आपने कितना माना है? B का आपने x माना है। C का कितना माना है? C का आपने 3x माना है, ये माना है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? ये बताओ आप तो। ये हो जाएगा PT - P0 बराबर क्या बच जाएगा उस टाइम, उस साइड में? ये बच जाएगा +k 2x, ये बच जाएंगे। तो यहाँ 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? PT - P0। ये जो 2x है इसकी जगह मैं PT - P0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ देख लीजिए आप, क्या हो जाएगा?
P0 माइनस 2x जो था उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, P0 माइनस, और ये लिख दिया जाएगा PT माइनस P0। 2x की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2P0 माइनस PT, हो गया क्या। तो ये यहां पर ला करके पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को यहां पुट करना पड़ेगा। x हटाना है, x हटाना है तो ये करना ही पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log वैल्यू क्या आ गई P0, और ये क्या आ गया 2P0 माइनस PT। तो ये इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड करता है, यहाँ क्या क्या कोएफिशिएंट उस हिसाब से अलग लगा सकता है। तो किसी भी रिएक्शन के लिए डेराइव कैसे करना है, देखो तरीका आप सीख गए, तरीका ये सीख गए, मेन बात क्या पकड़ लिया आपने, एक तो शुरू का देते हैं हमें, और एक अब का देते हैं टी टाइम का टोटल देते हैं। तो हमें क्या करना है, शुरू का हो तो लिख देना है, और टी टाइम का इसमें से माइनस कर लेना है, और उधर उसके हिसाब से कोएफिशिएंट के हिसाब से बना लेने, और इन सब को जोड़कर पीटी का लेना है, और फिर x जो है उसको PT और P0 के पदों में ले आना है, और उसको यहाँ पुट कर देना है। जैसे एक न्यूमेरिकल है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 12th एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, उसमें न्यूमेरिकल है कि N2O4 है, N2O5 सॉरी, ये N2O5 डिसोशिएट होकर के दो तो बना रहा है N2O4 और एक बना रहा है O2, ठीक है। इसके लिए T इज इक्वल टू 0 का प्रेशर दिया हुआ है उस क्वेश्चन में 0.50 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, और T टाइम पर, T टाइम उसमें कुछ भी दे रखा है शायद 100 हो 100 सेकंड के बाद में, ये दिया हुआ नहीं, ये दिया हुआ नहीं है, ये भी नहीं दिया हुआ है, बट P टोटल दिया हुआ है, P टोटल दिया हुआ है 0.512 एटमॉस्फेयर, ये दिया हुआ है। तो ये चीज, और K पूछा है, तो बताओ K कैसे निकलेगा, इसका K निकलेगा 2.303 बटे T कितना आ गया 100 सेकेंड, log शुरू का दाब कितना है, शुरू का है 0.50, और T टाइम के बाद का कितना है 0.50, और T टाइम के बाद अब कितना बचा हुआ वो निकालना है, तो उसके लिए लग जाते हैं। अब चालू करते हैं। अब इसमें से अगर माइनस 2x कर दूं, दिख रहा है आपको, तो इसके कितने बदलाने हैं 2x, इसके कितने बदलाने हैं x, तो हमारे पास P टोटल कैसे निकलता था, P टोटल इन तीनों के दाब को जोड़ने से आता था, तो तीनों की दाब को जोड़ लो, 0.50 माइनस तो 2x हो गया, प्लस में 2x आ गया, और प्लस में कौन आ गया x, P टोटल है 0.512, तो ये हो गया 0.50 प्लस x, इसे तो ये कट ही गया, तो x आ गया 0.012, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो ताकि T टाइम का N2O5 का दाब पता चल जाए। इस फॉर्मूले में क्या लिखते थे, क्रियाकारक का प्रारंभ का और क्रियाकारक का T समय के बाद का, तो क्रियाकारक का प्रारंभ का तो लिख दिए, और क्रियाकारक का 100 सेकंड बाद का कितना ये लिखना है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अगर आप x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ क्या आंसर आने वाले, ये आंसर आने वाले हैं, इसको यहाँ सोल्व कर देता हूं मैं, 0.50 माइनस 2 गुणा 0.012, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.476 आ जाएगा क्या, ये हमारे पास आ गया। और अब इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, यहां से आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, k की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है वो हाफ लाइफ का फॉर्मूला, इंटरवल इक्वेशन, और गैसीय डिग्रियों पर फर्स्ट ऑर्डर कैसे एप्लीकेबल होती है। अब इन सब से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हम एक अलग लेक्चर में करेंगे, जिसमें जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं अब तक का जो पढ़ाया गया मैटर है उसके सारे न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व